आज जो हमने पढ़ना है वो है हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स का चैप्टर है। हमारे पास दो तरह की मैकेनिक्स है, एक तो क्वांटम मैकेनिक्स होती है और दूसरी होती है क्लासिकल मैकेनिक्स। किसी को इन दोनों में डिफरेंस पता हो तो बताएं। नहीं पता? सर क्लासिकल जो है वो बड़े ऑब्जेक्ट्स के साथ डील करती है और क्वांटम जो है वो माइक्रोस्कोपिक जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके साथ डील बिल्कुल करती है। ठीक है। और इसके अलावा जो क्लासिकल मैकेनिक्स है उसमें वो न्यूटन्स लॉ को फॉलो करती है और जो क्वांटम है वो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और इसके अलावा श्रोडिंगर एक वेव और था वो इक्वेशन। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉलो करती है। जैसे इन्होंने बताया ये ठीक बताया इन्होंने कि क्वांटम जो होती है वो हमारे पास माइक्रोस्कोपिक लेवल पर होती है। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल ऑब्जेक्ट, बहुत छोटे ऑब्जेक्ट के लिए। और जो क्लासिकल होती है मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए होती है। मैक्रो मीन होता है लार्ज। ठीक है। और ये जो होती है ये बेस्ड होती है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पर। ये जो बेस होती है न्यूटोनियन लॉज पर, जो न्यूटन के मोशन के लॉ थे। इसमें ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ईटीसी स्मॉल लेवल पर है, और इसमें हमारे पास लार्ज जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आ जाते हैं जिनकी हम स्पीड या वेलोसिटी डिटरमाइन कर सकते हैं एक्यूरेटली। इनके और भी बहुत से डिफरेंस हैं, लेकिन हम ये देखते हैं कि हमें क्वांटम मैकेनिक्स की जरूरत क्यों पड़ी। अच्छा, हमने ये पढ़ा था कि स्पीड ऑफ लाइट होती है और कोई भी चीज स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा ट्रेवल नहीं कर सकती, ये हमने पढ़ा हुआ है। तो जो क्लासिकल मैकेनिक्स थी, क्लासिकल मैकेनिक्स ये कहती है कि जी ऑब्जेक्ट्स है ना, जो भी हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका हम साइज जो लार्ज होना चाहिए। एक तो ऑब्जेक्ट जिसका साइज लार्ज हो उसकी हम डिटरमाइन कर सकते हैं स्पीड या मोमेंटम आप कह लें, और पोजीशन भी डिटरमाइन कर सकते हैं साइमल्टेनियसली। ये बात हो रही साइमल्टेनियसली कर सकते हैं। साइमल्टेनियसली का मतलब होता है एक साथ। एक तो ये बात क्लासिकल मैकेनिक्स ने की, लेकिन क्लासिकल मैकेनिक्स ये कहती है कि जो ऑब्जेक्ट है ना उनकी जो स्पीड होनी चाहिए वो वेरी 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 लेस देन होनी चाहिए स्पीड ऑफ लाइट। यानी स्पीड ऑफ लाइट से जो ऑब्जेक्ट होना उनकी स्पीड बहुत कम होनी चाहिए। तो उनके लिए है क्लासिकल मैकेनिक्स। तीसरी बात क्लासिकल मैकेनिक्स ये करती है कि जो एक एटम होता है, एटम होता है ये जब मूव करता है, तो आपको पता है कि रदरफोर्ड ने कहा था जब एटम जो होता है और जो उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जब वो सर्कुलेट करते हैं तो वो कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को खारिज करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को खारिज करने का मतलब क्या? वो अपनी एनर्जी लॉस कर रहे हैं, एनर्जी को लॉस कर रहे हैं। एनर्जी लॉस करने का मतलब क्या कि आहिस्ता आहिस्ता इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होती जा रही है और एक वक्त आएगा कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जीरो हो जाएगी और आखिरकार वो इलेक्ट्रॉन जाएगा न्यूक्लियस में गिर जाएगा। ये क्लासिकल मैकेनिक्स कह रही है। लेकिन अगर ऐसा होता तो पूरी दुनिया का जो निजाम है, क्योंकि हमने ये देख लिया है कि मादे का जो छोटा पार्टिकल है वो सबसे छोटे जो फंडामेंटल मेंटल पार्टिकल्स है वो क्वार्क्स हैं। क्वार्क्स फिर मिलकर बनाते हैं हमारे पास प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। तो यानी कि इसके मुताबिक तो एटम्स को फना हो जाना चाहिए। तो सिस्टम ऑफ यूनिवर्स शुड बी डिस्ट्रॉयड, यानी यूनिवर्स का जो सिस्टम है वो खत्म हो जाना चाहिए, सारा यूनिवर्स तबाह हो जाएगा इस तरह से। तो ऐसा नहीं होता। तो इसलिए हमें किसी और ब्रांच की जरूरत थी
कि जो छोटे लेवल पर चीजों को डील कर सके। तब जाकर क्वांटम मैकेनिक्स का तस्वर पेश किया गया। ये हमारे पास पेश किया था मैक्स प्लैंक ने, क्वांटम मैकेनिक्स। अब क्वांटम मैकेनिक्स जो बताती है कि जी एटम ना ही इलेक्ट्रॉन की एनर्जी वो एक पार्टिकुलर ऑर्बिट में जब तक वो रिवॉल्व करता है, बुहर ने कहा था, तो ना वो एनर्जी खारिज कर रहा है ना जज्ब कर रहा है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो वो एनर्जी या तो जज्ब करेगा या खारिज करेगा। ये डिपेंड करता है वो इनर से आउटर जा रहा है या आउटर से इनर में जा रहा है। और ना ही इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कंटिन्यूसली एनर्जी खारिज कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो डिसकंटिन्यूअस होते हैं, इनकी एनर्जी जो होती है वो डिसकंटिन्यूअस होती है। इसको हम पढ़ेंगे कि वो क्या होती है। ये तो बेसिक डिफरेंस था क्वांटम मैकेनिक्स और क्लासिकल मैकेनिक्स में। नेक्स्ट जो हमने पढ़ना है वो है हमारे पास के जी, हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स हमने पढ़ना है क्योंकि ये क्लासिकल मैकेनिक्स ये फिजिक्स वालों का सब्जेक्ट है ज्यादातर। हमारे पास दो तरह की क्वांटम मैकेनिक्स है, एक ओल्ड क्वांटम मैकेनिक्स है और एक है मॉडर्न क्वांटम मैकेनिक्स। अब ओल्ड जो है ये क्या करती है, ओल्ड जो डील करती है ब्लैक बॉडी रेडिएशंस को, और ये डील करती है एटम की स्टेबिलिटी को, ये डील करती है हमारे पास कॉम्पटन इफेक्ट को, ये डील करती है हमारे पास हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा को। मतलब इसे मैं सादा से लफ्जों में कहूं तो ओल्ड जो क्वांटम मैकेनिक्स है वो हमारे पास सिर्फ पार्टिकल नेचर को डील करती है। ठीक है, पार्टिकल नेचर को डील कर रही है। और जो मॉडर्न है वो हमारे पास किसको डील करती है, वो बेस्ड ऑन है हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पर। ठीक है, जैसे इन्होंने बताया हेजनबर्ग, दूसरा शर्डिंजर वेव इक्वेशन, तीसरा बुहर का कंप्लीमेंट्री थ्योरी थी जो बुहर की, बुहर्स कंप्लीमेंट्री थ्योरी। तो ये इन दोनों में बेसिक डिफरेंस है। जो ये है मॉडर्न है, ये नेचर को वेव को ज्यादातर डील कर रही है। और उसमें पार्टिकुलर वेव नेचर डुअल नेचर वाला। जी जी। मैंने कहा सर इसमें डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस जो है डुअल नेचर ऑफ मैटर वो भी आएगा इसमें वो आ जाते मॉडर्न में। बेसिकली ना, वो डुअल नेचर को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि पार्टिकल नेचर को कौन एक्सप्लेन करता है और वेव नेचर को कौन एक्सप्लेन करता है। ठीक है, ठीक है। तो जो मॉडर्न है ना ये बेसिकली डील कर रही वेव नेचर को, और कुछ चीजें ऐसी हैं जो डुअल नेचर को डील कर रही हैं, जैसे आप बता रही हैं अभी वो डी ब्रोगली का। ठीक है, वेव नेचर को ये डील करती है। हमारे पास दो कॉन्सेप्ट थे। अब जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है, अच्छा एक इसमें ना डिफरेंस ये है कि जो क्लासिकल मैकेनिक्स होती है ना उसमें विलासिटी जो होती है ऑब्जेक्ट की बहुत कम होती है स्पीड ऑफ लाइट से। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में जो विलासिटी होती है वो नियर अबाउट होती है। आपको पता है इलेक्ट्रॉन की विलासिटी, बीटा पार्टिकल की स्पीड हम कह रहे होते हैं कि वो नियरली इक्वल होती है स्पीड ऑफ लाइट के। ये आपने पढ़ा होगा 2.8 टेंस पावर 8 आई थिंक इतनी होती स्पीड बीटा पार्टिकल्स की। और ये ऑलमोस्ट नियर कंसीडर की जाती स्पीड ऑफ लाइट के। ठीक है, हमारा जो पहला टॉपिक है वो ब्लैक बॉडी रेडिएशंस है। सर ये इलेक्ट्रॉन की स्पीड इतनी होती है जब वो शेल में रिवॉल्व कर रहे होते हैं? हाँ जी, ये इलेक्ट्रॉन की होती है। बीटा पार्टिकल को इलेक्ट्रॉन कहते हैं हम। ठीक है। एग्जैक्ट स्पीड मैयर नहीं होती, हम आप कह लें कि वो जैसे मैयरमेंट कर रहे हैं अंदाजे से, तो वही चीज है ये। अच्छा, तो अब हमारे पास है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन के मुतालिक आपको कोई ब्लैक बॉडी की एग्जांपल पता हो जी? किसी को ब्लैक बॉडी रेडिएशंस की एग्जांपल का पता हो? एनीवन? नहीं पता?
सर इस तरह का कोई सिस्टम जिसपे जितनी रेडिएशन फॉल करें तो वो सारी एब्जॉर्ब हो कोई जाए। डेली लाइफ की एग्जांपल कोई ऐसी पता हो कि ये चीज हमारे पास ब्लैक बॉडी है। चले मैं सर ये काले कपड़े, जी जी। काले कपड़े। अच्छा सन और हाँ, सन और काले कपड़े बता रहे, सन और ब्लैक स्टार। कलर। अच्छा, परफेक्टली जो नियरली काउंट किया जाता है पता है कौन सी ब्लैक बॉडी रेडिएशन को? जो काजल नहीं होता हम आंखों पे लगाते हैं, सुरमा जिसे कहते हैं। आवाज आ रही है आप लोग को? यस सर। ये किसी ने कहा है सर कि आवाज नहीं आ रही। जी बोलें जी, क्वेश्चन है कोई तो पूछें। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो हमारे पास होती है बीबीआर, इसमें शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ये बेसिकली ना एक हाइपोथेटिकल आइडियल बॉडी होती है। हाइपोथेटिकल का मतलब तो आपको पता है, फर्जी। तो ये क्या करती है कि इसके ऊपर जितनी भी रेडिएशंस को आप फॉल करते हैं तो वो सारी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेती है। हकीकत में ऐसा नहीं होता, हाइपोथेटिकल है, ठीक है। और जब इसे हीट किया जाता है तो ये सारी की सारी रेडिएशन खारिज कर देती है, इमिट कर देती है। अब ब्लैक बॉडी हम बनाते कैसे हैं? हम कोई भी एक सब्सटेंस ले रहे हैं जिसकी हमने ब्लैक बॉडी बनानी है। ये मैंने एक सब्सटेंस ले ली, इसके ऊपर मैं कोटिंग कर रहा हूं कार्बन ब्लैक की। कार्बन ब्लैक की मैंने कोटिंग कर दी है, कार्बन ब्लैक, ठीक है। अब होगा क्या कि यहां से रेडिएशन, ये एक होल रखा हुआ है मैंने, पिन पिन होल, ये अंदर से हालो है। हालो का मतलब होता है खाली है, ठीक है। हालो स्फीयर लिया है, ठीक है। अंदर से खाली है। जब इसके अंदर रेडिएशंस इंटर होंगी तो रेडिएशंस क्या करेंगी, वो वाल्स के साथ रिफ्लेक्शन शो करेंगी, ऐसे ऐसे। और ये तब तक रिफ्लेक्ट होती रहेंगी ब्लैक बॉडी की वाल्स के साथ जब तक के तमाम रेडिएशंस एब्जॉर्ब ना हो जाएं, ठीक है। तब तक ये हिट करती रहेंगी वाल्स को जब तक के तमाम रेडिएशंस एब्जॉर्ब ना हो जाएं। और ब्लैक बॉडी की जो एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी होती है वो 1 होती है, और इमिशन क्या होगी तब? 0 होगी। जब एब्जॉर्प्शन 0 होगी तो इमिशन क्या होगी? 1 होगी। समझ आ रही बात की इसकी? कि ब्लैक बॉडी 100% रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती है और इमिट 0% करती है, और जब इमिट करने पर आती है तो 100% इमिट कर देती है और एब्जॉर्ब 0 रह जाती है पीछे। बात समझ में आई ये ब्लैक बॉडी क्या होती है? यस सर। यस सर। तो ये ब्लैक बॉडी थी। अब ब्लैक बॉडी पता है किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही होती है ब्लैक बॉडी ना। ये आगे हम 3-4 लॉ हैं वो देखते हैं, फिर आपको बहुत मजीद समझ में आएगा इंशाल्लाह। एक ऑर्डिनरी बॉडी होती है। अच्छा, कभी ऑर्डिनरी बॉडी, इसकी मिसाल आपको पता हो कोई भी? आप किसी चीज को हीट करते हैं जब, तो उसका टेम्परेचर क्या हमेशा के लिए वही रहता है या चेंज हो जाता है? जी, चेंज हो जाते हैं। क्यों चेंज होता चेंज हो है? जाता है। इसकी रीजन क्या है? जैसे वो फ्लो सराउंडिंग के साथ ये बाकी जो एनवायरनमेंट। इसको कौन सा लॉ डील कर रहा होता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन। इसको सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डील कर रहा है, कल मैंने आपको बताया था। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? एंथैल्पी। बताया था कल कि हीट फ्लोज फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड। यस सर, टू कोल्डर बॉडी। यस सर। तो हीट वहां से जाएगी जहां का टेम्परेचर ज्यादा होगा, और कहां पे जाएगी जहां का टेम्परेचर कम होगा। कम। कम होगा। और ये क्यों मेंटेन होता है, इसको भी एक लॉ डील कर रहा होता है। वो कौन सा है? कल ही बताया। फर्स्ट लॉ।
जीरोथ लॉ बताया मैंने आपको, थर्मल इक्विलिब्रियम बताया था। यस सर। समझ आई बात की? जीरोथ लॉ इसको डील कर रहा है कि जब दो चीजें आपस में क्या हो, डिफरेंट टेम्परेचर पर हो, और जब उन्हें, मैंने आपको थर्मामीटर की एग्जांपल से समझाया था कि जब हम जुबान के नीचे रखते हैं, उस मरकरी जो अंदर उसके थर्मामीटर के फिल की होती है उसका टेम्परेचर कुछ होता है 40 है लेट्स सपोज, लेकिन जुबान के नीचे रखते हैं तो वो हमारे जिस्म के टेम्परेचर के मुताबिक इंक्रीज हो जाता है उसका टेम्परेचर। और एक वक्त आता है कि जब वो इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं। क्यों कहते हैं कि जी 2 मिनट जुबान के नीचे रखे इसे? इसलिए कहते हैं कि वो टेम्परेचर उसका सेम हो जाए। बात समझ में आई? यस सर। तो ऑर्डिनरी बॉडी क्या करती है कि ये इक्विलिब्रियम में रहना चाहती है सराउंडिंग के साथ। तो इसका मतलब क्या होगा कि जितनी ये बॉडी एनर्जी इमिट करेगी उतनी ही एब्जॉर्ब करेगी, तभी तो इक्विलिब्रियम होगा। ऑर्डिनरी बॉडी जो वो डिपेंड करती है टेम्परेचर पर और सरफेस एरिया पर डिपेंड कर रही होती है। जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतनी हीट एब्जॉर्ब ज्यादा होगी। और जो ब्लैक बॉडी होती है वो डिपेंड करती है सिर्फ टेम्परेचर पर। क्लियर? अब हम कलर टेम्परेचर कैसे, ज्यादा होगा, जी ज्यादा सर एब्जॉर्प्शन दोबारा बताएं। ब्लैक सर कोई बॉडी एग्जांपल दे दो एग्जाम्पल, जो आप काजल जो होता है आपका आंखों में लगाते हैं, ये ब्लैक बॉडी की एग्जाम्पल है। सन और जो होता है, ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी कोई भी लगा ले बॉडी, ऑर्डिनरी कोई भी लगा ले, कोई भी लगा ले। सर जी ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, तो जितना टेम्परेचर ज्यादा उतनी एमिशन ज्यादा होगी ना, एब्जॉर्प्शन तो फिर कम होगी। हाँ, इमिशन ज्यादा होगी। टेम्परेचर मैंने आपको बताया कि जब हीट किया जाए तो ये इमिट कर देती है रेडिएशंस को, और जब इसको रेडिएशंस प्रोवाइड कर दी जाए तो वो सारी की सारी एब्जॉर्ब कर लेती हैं। ठीक है? ठीक है। अब हम आंखों में कैसे कलर, हमें कैसे शो होता है, हमारी आंखों को कैसे पता चलता है कि ये ब्लैक कलर है, ये व्हाइट है, डार्क है? जी कम्प्लीमेंट्री कलर जो होता है उससे क्यों शो होता है, मतलब क्या फिनोमिना? लेट्स सपोज मेरे पास ये एक बॉडी है या कोई भी चीज है, तो मैं इसके ऊपर व्हाइट लाइट, आपको व्हाइट लाइट का तो पता है ना, इसमें 7 कंपोनेंट होते हैं, वी बुगायर जिसे जी हम जी कहते हैं। जी यस जी सर। और इनकी जो जी सर। एनर्जी यहाँ से यहाँ इंक्रीज हो रही है, ऐसे है या गलत है? जी जी। ठीक है। सर अब एनर्जी डिक्रीज हो रही है। नहीं, नीचे से ऊपर इंक्रीज हो रही है एनर्जी। यस सर। यस सर। यस सर। व्हाइट लाइट जो है मैं जो पास कर, जी जो रेडिएशन आईज एब्जॉर्ब करते हैं जी तो वो हमें वो कलर दिखता है। हमें जो ऐसे आईज ऐसे एब्जॉर्ब होता करते है। हैं जो रेडिएशन। एक तो आपकी वॉइस क्लियर नहीं जी, कोई क्वेश्चन पूछ रहे थे? ऐसे मैं कह रही थी कि जो हमें कलर वो नजर आता है कि अगर हमारे पास एक बॉडी है तो उस पे व्हाइट लाइट जब पड़ती है जी तो उसमें से जो कलर वो रिफ्लेक्ट करेगी वो हमारी आंख देख सकती है। बिल्कुल यही बात है, ऐसे ही होता है। डार्क होगा वो डिसअपियर हो जाएगा। अब देखिए मैंने जी व्हाइट लाइट पास की, इसमें 7 कंपोनेंट थे। ठीक है, ये कोई बॉडी थी या जो भी थी इस पे, तो अब इसने जो कलर रिफ्लेक्ट किया वो रेड था। ठीक है, रेड कलर। तो हमें क्या नजर आएगा, बाकी सारे कलर क्या हो गए इसमें, एब्जॉर्ब हो गए। समझ आ रही बात की? एब्जॉर्ब। और जो कलर रिफ्लेक्ट होगा, यस सर। रिफ्लेक्ट कैसे होता है, ये आया कलर और ये ऐसे आके हमारी आंखों में आ जाएगा कलर। ठीक है, जो रिफ्लेक्ट होगा कलर उसे हम देख सकते हैं, बाकी सारे कलर क्या एब्जॉर्ब हो जाते हैं। अब व्हाइट लाइट के साथ एक मसला ये भी है कि जब व्हाइट लाइट पास कर दें, व्हाइट कलर हमें क्यों नजर आता है, सारे के सारे कलर ट्रांसमिट हो जाते हैं। ये कोई आपसे पूछे ना कि व्हाइट कलर हमें क्यों शो होता है, तो ये रिफ्लेक्शन के कारण नहीं हमें शो होता, ये हमें किस तरह शो होता है, ट्रांसमिशन के कारण। समझ आ रही बात की?
हिंदी बोलने लग गया हूँ मैं। सर क्लियरली समझा दे। हाँ मैं अभी बताता हूँ। जो व्हाइट लाइट होती है ना हमारे पास, ये 7 रंगों पर मुश्तमिल होती है, और जब ये किसी बॉडी पर पड़ती है तो वो बॉडी क्या करती, सारे के सारे कलर ना पास कर देती, अपने अंदर से बाहर निकाल देती, कोई कलर एब्जॉर्ब नहीं करती, 0% एब्जॉर्बिशन होती है। ठीक है, तो जो हमें कलर शो होता है वो व्हाइट होता है। क्यों व्हाइट शो होता है? क्योंकि व्हाइट लाइट 7 कंपोनेंट पर मुश्तमिल है, तो जितने 7 ही आ रहे थे, ठीक है, और सारे के सारे बाहर चले गए, तो व्हाइट लाइट हमें शो होती ट्रांसमिशन की वजह से। ठीक है, ये व्हाइट लाइट के केस में। यस सर। और जो एक और, जो व्हाइट लाइट अगर मैं फॉल कर रहा हूं, व्हाइट लाइट एक बॉडी के ऊपर, अगर तो वो सारा की सारा अब्जॉर्ब कर ले और कोई कलर रिफ्लेक्ट ना हो, ब्लैक आएगा। तो तब ब्लैक होगा। ब्लैक आएगा। क्लियर ये पॉइंट? जी सर। ठीक है। और हमारे पास है कि सन जो होता है ना, ये एक ब्लैक बॉडी की एग्जांपल है। क्यों है ब्लैक बॉडी की एग्जांपल? क्योंकि ये ऑल काइंड्स ऑफ रेडिएशंस को इमिट कर रहा होता है। ऐसे ही है ना, सन में हमने कहा है कि जी एक्सरे से लेकर सारी किस्म की एनर्जी की रेडिएशंस मौजूद हैं। तो इसका मतलब सन क्या कर रहा है कि ऑल टाइप्स ऑफ रेडिएशन। एक लॉ भी है, किरचॉफ ने कहा था कि जो एक परफेक्ट एब्जॉर्बर होता है ना, वो परफेक्ट इमिटर भी होता है। बात समझ में आ रही है? किरचॉफ ने ये कहा था कि जो परफेक्ट एब्जॉर्बर होगा वो परफेक्ट इमिटर भी होगा, यानी जो जितनी अच्छी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करेगा उतना अच्छा वो इमिटर भी होगा। ठीक है, तो ब्लैक जी बॉडी, सर। बॉडी जो है हमारे पास, जब इसे हीट किया जाता है ना, तो ये जो इसका होल होता है ये सारी रेडिएशन इमिट करना स्टार्ट कर देती है। और एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया, ये ग्राफ था ब्लैक बॉडी का, ये यहाँ पे मैं इंटेंसिटी ले रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ वेवलेंथ। वेवलेंथ यहाँ से यहाँ इंक्रीज हो रही है, इंटेंसिटी नीचे से ऊपर इंक्रीज हो रही है। अब जो इसका ग्राफ देखा गया वो इस तरह से था, कंटिन्यूस था। आपने यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ी होगी, तो उसमें एक पॉइंट आता है लैम्डा मैक्सिमम। लैम्डा मैक्सिमम का मतलब होता है वो पॉइंट जहां पर एब्जॉर्प्शन क्या होती है, मैक्सिमम होती है। मैक्सिमम। ठीक है, इसका ये मतलब नहीं होता कि जहां पर वेवलेंथ मैक्सिमम हो। वेवलेंथ तो यहां पर मैक्सिमम है, याद रखिएगा, ये मैक्सिमम वेवलेंथ है। लैम्डा मैक्सिमम वो पॉइंट है जहां पर इंटेंसिटी क्या होगी, हाईएस्ट होगी। अब्जॉर्प्शन मैक्सिमम होगी। हाँ जी, इंटेंसिटी की टर्म में ले रहे हैं क्योंकि ये एब्जॉर्प्शन नहीं है, तो यहाँ पे इंटेंसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटली ये ग्राफ आता था। अब आपको इससे समझाने से पहले हम थोड़े से ना कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस के बारे में बात करते हैं। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा क्या होता है, डिसकंटिन्यूस क्या होता है, कोई बता सकता है? सर कंटिन्यू वो होता है जिसमें जिसमें डिस्टिंग्विश नहीं होती, बैंड्स नहीं होते। अच्छा ठीक है। कंटिन्यूअस वो होता है जिसमें और सडन डिसकंटिन्यू वो ब्रेक। होता है, डिसकंटिन्यू वो होता है जिसमें लाइंस होती हैं और उनको सेपरेट किया जा सकता है, बाउंड्रीज होती हैं। जी और बताएं। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम वो होता है जिसमें सडन ब्रेक नहीं होता, थ्रू कंटिन्यूअस होता है। ठीक और है, इसमें कलर मर्ज होते हैं एक दूसरे में विदाउट एनी बाउंड्री लाइन। और डिसकंटिन्यूअस में सडन ब्रेक होता है और कलर सेपरेटेड होते हैं बाय डार्क स्पेस। कोई आसान लफ्जों में मुझे बता दे कि कंटिन्यूस का मतलब क्या होता है। ये तो बुकिश लैंग्वेज में लिखा हुआ है। सर कंटिन्यू में लगातार होता है, जिस तरह रेनबो होती है। अच्छा, लगातार होता है, ठीक है। सर रेनबो।
जी पर जैसे हम रेनबो। लोग एक वेव ड्रॉ करते हैं, क्रस्ट और ट्रफ ड्रा करके एक वेव ड्रॉ करते हैं, तो अगर वो कंटिन्यूस होगी तो उसको हम कहेंगे कंटिन्यूस, और अगर उसमें ब्रेक्स होंगे तो वो डिसकंटिन्यूस होगा। अच्छा और मुझे यही ना, जो डिसकंटिन्यूस होते हैं उनको पैकेट्स कहते हैं। हाँ ठीक बात है, मुझे ये नहीं समझ आती वो ब्रेक का मतलब क्या है, और कंटिन्यूस का अच्छा मतलब वो ब्रेक्स क्यों आ रही हैं उसमें, ये लाइन स्पेक्ट्रा ये होता है, ऐसे होता है लाइन स्पेक्ट्रा, और कंटिन्यूस ऐसे होता है, इसका इससे मतलब। ब्रेक इसलिए हाँ जी बताएं। इससे ब्रेक इसलिए आती है ना कि वो अब्जॉर्ब कर रहा होता है कहीं कहीं, जिस तरह हमने उसमें पढ़ा भी था कि अगर एक एटम लें तो उसको अगर हम उसमें से रेडिएशंस रेडिएट इमिट हो रही हो, तो इस वजह से ब्रेक आते हैं ना कि कहीं वो अब्जॉर्ब कर रहा होता है, कहीं वो रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। हाँ बिल्कुल यही बात है। अब मेरी सुन ले कंटिन्यूस, इंशाल्लाह फिर आपको कभी नहीं भूलेगा। एक मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, एटम जो होते हैं वो लाइन स्पेक्ट्रा बनाते हैं कंटिन्यूस बनाते हैं? सर लाइन। लाइन बनाते हैं। मॉलिक्यूल कंटिन्यूस बनाते हैं लाइन बनाते हैं? सर जितना उसका हैवी वेट होता जाएगा ना बल्क ऑफ एटम, तो वो कंटिन्यू की तरफ चला जाएगा। अच्छा, आप सोडियम का लेते हैं स्पेक्ट्रा, वो दो येलो लाइन शो होती हैं, एक 599 पर होती है और एक 589.6 पर होती है, दो येलो लाइंस जी होती हैं। आप ले रहे होते हैं स्पेक्ट्रा हीलियम हाइड्रोजन गैस का ले रहे होते हैं, उसमें कुछ 6-7 लाइन शो होती हैं, 6-7 होती हैं, कम होती हैं, चले जितनी भी होती हैं। हाइड्रोजन एक होती है ऑलमोस्ट 5, इतनी होती है। 5 होती है। 5 होती हैं, वैसे 6 होती हैं, एक बुक में मेंशन नहीं है, वो हेम्फ्री सीरीज है, वो बाद में डिस्कवर हो चुकी है। अच्छा हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा 5 लाइनें आपने मुझे बता दी, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है। तो आपको मैं कहूं कि जी आप एक कंपाउंड ले रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड और उसकी यूवी करते हैं या विजिबल लेते हैं, तो उसका स्पेक्ट्रा इस तरह से आता है, ये कंटिन्यूस है डिसकंटिन्यूस है? जी कंटिन्यू। ये कंटिन्यूस। कंटिन्यूस है। तो कंटिन्यूस क्यों आता है? क्योंकि एटम तो लाइन स्पेक्ट्रा बनाते हैं। सर वो बल्क हो गया ना, बल्क ऑफ एटम्स। बल्क हो गया, तो बल्क होने से क्या होगा? एनर्जी गैप वगैरह इसमें कम हो गए। अच्छा जी एनर्जी सर। गैप कम हो जाएंगे। बुहर का ना एक मॉडल है, बुहर ने कहा था कि जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे एनर्जी क्या होती जाएगी, इंक्रीज एनर्जी होती गैप जाएगी, कम हो। एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी, लेकिन उसने कहा था डेल्टा ई जो है वो कम होता जाएगा, बुहर ने जी ये कहा था। यस सर। अब कंटिन्यूस मैं आपको बताता हूँ, आप लोगों ने ठीक बताया, ऐसे ही होता है। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा वो स्पेक्ट्रा होता है जिसमें पार्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट हो। अब इसका मतलब क्या है कि 500 से लेकर 700 के दरमियान सारी की सारी वेवलेंथ इसमें मौजूद हो, कोई भी ब्रेक ना हो, यानी ये ना हो कि 500 से लेकर 700 तक की वेवलेंथ वो सारी की सारी इसमें मौजूद हो, ये कंटिन्यूस होगा। ठीक है। डिसकंटिन्यूस का मतलब होता है जिसमें कुछ कुछ वेवलेंथ की लाइट्स हो, जैसे ऐसे ये आ गया, ये पीक आ गई, ये 500 पर थी, ये 600 पर है, ये 700 और ये 750। अब इनके दरमियान वाली जो स्पेसिस हैं वो नहीं है, इधर कुछ भी नहीं है, इनके दरमियान जो स्पेस है ये वाली जगह ये खाली पड़ी है, यानी यहाँ पे कोई लाइट एब्जॉर्ब नहीं हो रही। डिसकंटिन्यूस वो स्पेक्ट्रा होता है जिसमें किसी पार्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट हो, लेकिन उसमें सिर्फ उस मखसूस वेवलेंथ या रीजन की लाइट हो जो वो सैंपल एब्जॉर्ब कर रहा है या इमिट कर रहा है। अब एक्चुअल में पता क्या है, हमारे पास स्पेक्ट्रा जो आना चाहिए था वो आना तो लाइन ही चाहिए था, लाइन स्पेक्ट्रा ही आना चाहिए था यूवी का जिसका भी, लेकिन जो लाइन स्पेक्ट्रा होता है ना इसे रीड करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। समझ आ रही बात की? लाइन जी स्पेक्ट्रा को रीड करना बहुत टफ काम है।
तो होता क्या है, हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है, हम उससे रन करवाते हैं, यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है हमारे पास, 400 से 800 की वेवलेंथ पे हम उसे रन करवा रहे होते हैं। तब हमें पता चल जाता है कि जी इसकी ये लैम्डा मैक्सिमम है, ये है। पहले हम एक वेवलेंथ पर लेते हैं वैल्यू, ये आ रही, दूसरी पर लेते हैं, तीसरी पर लेते हैं, चौथी पर लेते हैं। हम दोनों तरह के स्पेक्ट्रा ले सकते हैं, कंटिन्यूस भी ले सकते हैं और डिसकंटिन्यूस भी ले सकते हैं। लेकिन कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा को रीड करना आसान है, इसलिए हम कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा लेते हैं, लेकिन एटम बनाते लाइन स्पेक्ट्रा हैं। ठीक है, ये मीटिंग 1 मिनट बाद एंड हो जाएगी, आप लोगों ने दोबारा से ज्वाइन कर लेना है। अब जो ब्लैक बॉडी का स्पेक्ट्रा आया था हमारे पास, वो कंटिन्यूस था या डिसकंटिन्यूस था? कंटिन्यूस था, क्योंकि उसमें हर किस्म की वेवलेंथ पाई जा रही थी, जितनी उसने एब्जॉर्ब की थी उतनी ही वो इमिट कर रहा था। ये इंटेंसिटी थी, ये वो पॉइंट था जहां पे इंटेंसिटी मैक्सिमम थी, या जिसे हम कहते हैं लैम्डा मैक्सिमम। ठीक है, अब एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ये जो लैम्डा मैक्सिमम था ये शिफ्ट हो रहा था किसकी तरफ? लेफ्ट की तरफ। एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया। लेट्स सपोज ये पीक आई थी हमारे पास 1000 केल्विन पर और ये आई है 1500 केल्विन पर। अब देखिए इसका लैम्डा मैक्सिमम शिफ्ट हो गया शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ। अब इसका क्या मतलब है, कोई बताएगा? If intensity increase, then wavelength decrease. अच्छा, ये मीटिंग एंड होने वाली है तो इसके बाद हम डिस्कस करते हैं इसका क्या मतलब है। दोबारा से ज्वाइन कर लीजिएगा आप लोग।